नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी बिहार स्पेशल के तौर पर बिहार का भूगोल का क्लास चल रहा है और आज के वीडियो में हम लोग बिहार की मिट्टी यानी मृदा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में बिहार के भौगोलिक स्वरूप को बताया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और मिट्टी वो प्रकृति के दिया हुआ सबसे अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। तो मिट्टी के बारे में जानकारी होना हम लोगों के लिए सिर्फ जानकारी के दृष्टिकोण से ही नहीं वरन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के विषय में हम लोग बिहार की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। यदि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार की कुल जनसंख्या का लगभग 70% से अधिक आबादी कृषि पर ही आधारित है और कृषि के लिए मिट्टी आधार स्तंभ है। बिना मिट्टी का तो कृषि के बारे में कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो आइए हम लोग देखेंगे कि बिहार में किन किन प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और उन मिट्टी में कौन कौन से फसल उगते हैं और ये मिट्टियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसको हम लोग सिर्फ टेबल से ही नहीं वरन मैप के जरिए भी पढ़ेंगे और पढ़ते ही पढ़ते इसको हम लोग चुटकियों में याद भी कर लेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं। पढ़ेंगे इसमें बिहार की मिट्टी और सबसे पहले जाने कि ये मिट्टी कहाँ से आया है। तो मिट्टी जो है ये कह सकते हैं कि जो चट्टान थे, बड़े बड़े चट्टान थे, वो चट्टानों के अवसाद यानी जो टूटते टूटते छोटे छोटे कण में बदल गए, उससे मिट्टी का निर्माण हुआ है। और मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को मृदा के नाम से जाना जाता है। तो मिट्टी में हम लोग मृदा को भी जानेंगे, यानी मिट्टी की ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। तो हम लोग मृदा को भी इसमें पढ़ेंगे। इसको एक टेबल के रूप में सजाने का प्रयास किया गया है और मैप में भी दर्शाया गया है। तो हम लोग टेबल में पहले रो में मिट्टी को शामिल किया गया यहाँ पर और दूसरा रो में क्षेत्र विस्तार यानी उसका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है और तीसरे कॉलम में जो है वो फसल को दर्शाया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है जलोढ़ मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, नवीन जलोढ़। अगर जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो पूरे बिहार में कुल मिट्टी का 90% मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कुल मिट्टी का 90% है। इस बात को भी याद रखना है, याद रखिएगा। और जलोढ़ मिट्टी जो है वो दो प्रकार के हैं, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी वाकई में है क्या? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार के बीचों बीच से होकर के गंगा नदी बहती है और उत्तरी बिहार में गंगा की सहायक नदी है, कोसी नदी है और उसके बाद कमला नदी है, ढेर सारी नदियां हैं। और दक्षिण बिहार में आते हैं तो सोन नदी है। तो इस प्रकार की जो नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है दूसरे जगह से बहा करके बेसिकली लाई जाती है, तो उस मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और जलोढ़ मिट्टी को कई क्षेत्रों में अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, कोसी, महानंदा, गंगा, गंडक की घाटी में पाए जाते हैं। तो इसको भी याद रखना है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सहरसा में पाए जाते हैं। सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, कोसी, महानंदा, गंगा और गंडक की घाटी में पाए जाते हैं। तो आइए इसको यदि हम लोग मैप में देखें नवीन जलोढ़ मिट्टी को तो सहरसा का क्षेत्र इधर पड़ता है, यहाँ सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा इस सब का क्षेत्र पड़ता है। तो ये वाला क्षेत्र जो ये है नवीन जलोढ़ मिट्टी का
क्षेत्र। मैप में दिख रहा होगा, ये वाला क्षेत्र जो है ये नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। और इसमें उगने वाले फसल, तो फसल जो उगने वाले हैं उसको बेसिकली जलोढ़ मिट्टी में ही दर्शाएगा, उसको यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में न दर्शा करके सिर्फ जलोढ़ मिट्टी में प्रश्न जो आते हैं वो आते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में उगने वाले फसल। तो जलोढ़ मिट्टी में उगने वाले फसल कौन सब हैं? धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर, बाजरा व जूट। चूंकि ये जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी है, तो इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसमें इन सारे फसलों की अच्छी पैदावार होती है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि बिहार के बीचों बीच से प्रवाहित करने वाली गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, और गंगा के उत्तरी भाग को हम लोग उत्तरी बिहार के नाम से जानते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी बिहार के नाम से जानते हैं। उत्तरी बिहार में जो नदियां हैं वो प्रायः बाढ़ लाने का काम करती है, यानी बाढ़ के लिए जानी जाती है। और इस इधर की नदियों को हम लोग, चूंकि ये नदियां सारी नदियां हिमालय से निकलती है, इसलिए इसको हिमालयन नदी भी कहा जाता है। तो कभी कभी परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बाढ़ से ज्यादा प्रभावित होने वाले बिहार का कौन सा क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार है। उत्तरी बिहार इसलिए है कि यहाँ पर हिमालय से निकलने वाले हिमालयन नदियां जो बाढ़ लाती है, और उत्तरी बिहार मुख्य रूप से कहिए तो वो बाढ़ से तबाही मचा होता है, जबकि दक्षिणी बिहार सुखाड़ से प्रभावित होता है। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी ये नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, रोहतास, गया और पटना का क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र जो है, ये जो मैप में दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर या अपोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और किसी किसी क्षेत्र में इसको कड़ेल या कैवाल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी भी कहते हैं, अपोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, और करेल कैवाल मिट्टी भी कहते हैं। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है, और इसका रंग गहरा भूरा होता है। तो रंग भी कभी कभी पूछा जाता है परीक्षा में कि नवीन जलोढ़ मिट्टी का रंग किस प्रकार का होता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का रंग भी हल्का भूरा ही होता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किन नाम से जानते हैं? तो खादर के नाम से जानते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, अपोढ़ और कहीं कहीं करेल कैवाल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से इतना याद रखना है जलोढ़ मिट्टी से, नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ को। ठीक है। और फसल के बारे में भी हम लोग देख लिए, धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर, बाजरा, जूट। अब देखते हैं तराई मिट्टी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तराई मिट्टी सुने होंगे, नेपाल की तराई। मैप में आइए, इधर उत्तर, इधर दक्षिण हो गया, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। तो उत्तर में, बिहार के उत्तर में एकमात्र देश है नेपाल, जो बिहार के उत्तर में पड़ता है। और बिहार के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर पश्चिम चंपारण जिला होता है, यहाँ पूर्वी चंपारण जिला। इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर किशनगंज का क्षेत्र होता है। तो पश्चिम चंपारण से लेकर बिहार में, उत्तरी बिहार में पश्चिम चंपारण से लेकर और पूरब की ओर किशनगंज तक फैला एक चौड़ी पट्टी है, और ये चौड़ी पट्टी 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी, इसको याद रखेगा, 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को, इस पट्टी को यानी पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक हिमालय की तराई है, और यह 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। इसी को तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और इसी मिट्टी को तराई मिट्टी कहते हैं। चूंकि ये मिट्टी, यहाँ जो पश्चिम चंपारण है यहाँ पर हिमालय का क्षेत्र है, और ये वाला भाग जो दिख रहा है इसको हिमालयी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके नीचे वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर दलदली मिट्टी होता है। दलदली मिट्टी इसलिए चूंकि ये
हिमालय पहाड़ है और पहाड़ी से है, तो उस मिट्टी में कंकर की मात्रा अधिक होती है, और जब कंकर की मात्रा अधिक होती है तो उसमें पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है और ज़्यादा समय तक नमी बना रहती है, इसलिए उस मिट्टी को दलदली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो हिमालयी मिट्टी हो गया, दलदली मिट्टी हो गया, और ये क्या है, तो ये तराई मिट्टी के नाम से जाना, यानी तराई मिट्टी के अंतर्गत ही हिमालयी मिट्टी और दलदली मिट्टी भी आते हैं। तो यहाँ से इतना को याद रखना, तराई मिट्टी, इसको दलदली मिट्टी भी कहते हैं, और यह इसकी प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। इस चीज को भी याद रखना है कि इसकी प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय होती है। साधारणतया जो आदर्श मिट्टी होता है जिसमें अच्छे फसल उगते हैं, इसको याद रखिएगा, आदर्श मिट्टी का पीएच मान 7.2 होता है। आदर्श मिट्टी का पीएच वैल्यू 7.2 होता है। और उदासीन जब कोई होता है, यानी ना अम्लीय ना क्षारीय, तो उदासीन का पीएच वैल्यू 7, तो 7 से कम होता है तो अम्लीय। यानी तराई मिट्टी जो है, तराई मिट्टी की प्रकृति वो अम्लीय होती है, और यही कारण है कि इस मिट्टी में फसल नहीं उगते, यानी बहुत कम के बराबर उगते हैं। इसके बाद इसका रंग को देखें तो तराई मिट्टी का रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है। तराई मिट्टी का रंग पीला होता है, क्योंकि वहां पर हमेशा यानी कह सकते हैं कि दलदली वाला क्षेत्र होता है और पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर पानी जमा रह जाता है, पानी जमा रहने के कारण उस मिट्टी का रंग पीला होता है। और इसका क्षेत्र चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर पड़ जाता है चंपारण, यानी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर आएगा सीतामढ़ी, अररिया, इसी क्षेत्र में, तराई के क्षेत्र में है, जो भी हम लोग यहाँ पर देखे थे मैप में, ये वाला क्षेत्र यहाँ पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज के क्षेत्र तक, तो ये पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज का क्षेत्र है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको ये भी याद रखिएगा कि तराई मिट्टी भारत नेपाल सीमा के समांतर है। तराई मिट्टी भारत नेपाल सीमा के समांतर है, क्योंकि ये देखिए यहाँ इधर नेपाल का क्षेत्र है और ये हिमालयन क्षेत्र भी है, तो यहाँ की जो ये मिट्टी है, ये तराई मिट्टी, ये भारत और नेपाल के जो सीमा है उसके समांतर है। तो इस दृष्टिकोण से भी अगर प्रश्न के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि भारत और नेपाल की सीमा के समांतर कौन सी मिट्टी है, तो तराई मिट्टी है, यानी तराई क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, बल सुंदरी मिट्टी, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। बल सुंदरी मिट्टी, तो बल सुंदरी मिट्टी का सबसे पहले जानिए इसका रंग कैसा हो जाता है, तो गहरा भूरा। बल सुंदरी मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है और इसकी प्रकृति क्या हो जाता है, क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति क्या होता है, क्षारीय होती है। तो अब जानते हैं कि बल सुंदरी मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है। इसका रीजन यह है कि इस मिट्टी में ये जो मिट्टी होता है, ये वर्षा के द्वारा लाया गया मिट्टी होता है, सॉरी वर्षा नहीं, नदी के द्वारा लाया गया मिट्टी होता है। और यह जब इसमें नदी के द्वारा मिट्टी लाया जाता है तो यहाँ पर जो पानी की मात्रा होती है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, यानी इवेपोरेशन के द्वारा वाष्पीकृत हो जाता है, जिसके कारण ये मिट्टी क्षारीय हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका बल सुंदरी का रंग हो गया गहरा भूरा और प्रकृति हो गया क्षारीय। अब आते हैं इसका क्षेत्र, तो सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सारण, चंपारण। मैप पे देखते हैं तो सहरसा का क्षेत्र यहाँ पड़ता है। सहरसा, इस क्षेत्र में कुछ आता है, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सारण और चंपारण, ये क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, तो ये वाला क्षेत्र कहला जाता है बल सुंदरी के नाम से। तो हम लोग बल सुंदरी को भी देख लिए। और बल सुंदरी में उगने वाले फसल धान, गेहूं, गन्ना, चना, आम, लीची, केला, तो ये सारे फसल हैं। एक बार फिर से ऊपर से देखते हैं तो जलोढ़ मिट्टी बिहार में जलोढ़ मिट्टी कितना प्रतिशत है, तो 90% जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बीपीएससी 41वां में प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में सर्वाधिक प्रतिशत वाले मिट्टी कौन से हैं, तो कछारी मिट्टी वहां था ऑप्शन में, तो कछारी मिट्टी हो जाएगा। तो नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी लाया जाता है और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसका रंग गाढ़ा भूरा होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर या अपोड कहते हैं,
करेल कैवाल के नाम से भी किसी क्षेत्र में जाना जाता है और इसका रंग हल्का भूरा होता है। और नवीन जलोढ़ में आते हैं, क्षेत्र विस्तार सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, कोसी, महानंदा, गंगा, गंडक की घाटी में ये मिट्टी पाई जाती है। मैप में नवीन जलोढ़ दिख रहा है यहाँ पर। और फिर इसमें उगने वाले फसल, तो नवीन जलोढ़ में कौन सा फसल उगते हैं? धान की फसल, गेहूं, ईख यानी गन्ना, ईख गन्ना, चना, अरहर, बाजरा, जूट। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, रोहतास, गया, पटना, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर नालंदा, मुंगेर, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है वो पुरानी जलोढ़ के नाम से जाना था और पुरानी जलोढ़ में भी यही फसल उगते हैं। फिर आ जाते हैं तराई मिट्टी। तराई मिट्टी का क्षेत्र चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज। और यह मिट्टी भारत नेपाल के सीमा के समांतर है। तराई मिट्टी को दलदली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और इसकी प्रकृति जो होता है वो अम्लीय होती है, रंग पीला होता है। इसमें उगने वाले फसल, तो तराई मिट्टी में गन्ना उगता है, धान की भी खेती होती है और पटसन। तो इतना याद रखना है, तराई मिट्टी में गन्ना, धान, पटसन। इसके बाद एक कभी पढ़े थे बलसुंदरी। बलसुंदरी सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सारण, चंपारण के क्षेत्र में पाया जाता है और इसमें उगने वाले फसल धान, गेहूं, गन्ना, चना। इसके अलावे, फसल के अलावे कुछ पौधे उगते हैं जैसे आम, लीची, केला। तो इतना यहाँ से याद रखना है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जा सकता है कि आम, लीची, केला के लिए, तो बलसुंदरी मिट्टी गाढ़ा भूरा होता है और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अब आगे चलते हैं, एक है बलथर मिट्टी। तो बलथर मिट्टी को हम लोग जानते हैं, इसका रंग होता है लाल और पीला भी होता है। इसको लाल बलुई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बलथर मिट्टी को लाल बलुई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और इसका रंग लाल पीला होता है। यह बेसिकली पूर्णिया के दक्षिण से क्षेत्र से प्रारंभ होने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। पूर्णिया के यहाँ पर जो है किशनगंज, कटिहार है, यहाँ पर कटिहार के यहाँ बीच में यहाँ पर पूर्णिया का क्षेत्र है। तो कहता है कि पूर्णिया के दक्षिणी छोर से, यहाँ दक्षिणी छोर है, तो पूर्णिया के दक्षिणी छोर से प्रारंभ होने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी है यह। तो बलथर मिट्टी को भी हम लोग किससे रिलेट कर सकते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बलथर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और यह उत्तरी गंगा मैदान, गंगा के दक्षिण पश्चिम में भी पाया जाता है। और यहाँ पर आ जाइए, कैमूर के क्षेत्र में भी पाया जाता है, रोहतास के क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ये बलथर का क्षेत्र है और यहाँ पर कैमूर का हिस्सा है, अब कैमूर है और इधर रोहतास है। तो कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि यह कम जल संग्रह वाली मिट्टी है, यानी यहाँ पर फसल की पैदावार बहुत अच्छी नहीं होती है। जल संग्रह करने की क्षमता इस मिट्टी में काफ़ी कम होती है। तो बलथर मिट्टी को भी हम लोग जान लिए। और इसमें उगने वाले फसल तो अरहर, ज्वार, बाजरा, मक्का और चना। अरहर, ज्वार, बाजरा, मक्का और चना की फसल बलथर मिट्टी में उगती है और ये बलथर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत ही आते हैं। और इसका क्षेत्र विस्तार ये यहाँ पर जो है रोहतास और कैमूर के क्षेत्र में है। आगे देखते हैं, लेटेराइट मिट्टी है। तो लेटेराइट को देख लेते हैं। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इस चीज को भी याद रखना है कि लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है और यह छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में। यहाँ देखते हैं तो छोटा नागपुर, ये जो जब झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो नागपुर का हिस्सा जो छोटा नागपुर को वो चला गया झारखंड में। तो बेसिकली यहाँ पर कहा जा सकता है कि छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग की जो मिट्टी थी, यानी ये वाला मिट्टी जो है ये यहाँ पर दर्शाया गया है प्लस वाले सिंबल से, तो ये है लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र। ये सारा यहाँ पर छोटा नागपुर ले लीजिए और ये सारा क्षेत्र जो है ये हो गया लेटेराइट मिट्टी का। उसके बाद आ जाते हैं भांगर। तो भांगर मिट्टी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, यही वाला क्षेत्र है। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में भांगर मिट्टी पाई जाती है। और भांगर मिट्टी में कौन सा फसल उगते हैं? तो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और
जूट। तो अगर यदि देखा जाए तो इस प्रकार से पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र था उसको बलसुंदरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता था और वहाँ भी ये सारे फसल उगते हैं। तो बलसुंदरी मिट्टी हो या भांगर मिट्टी हो, तो ये दोनों को थोड़ा रिलेट करके देख लेना है। उसके बाद आ जाते हैं ताल का क्षेत्र, जो दक्षिणी बिहार में पड़ता है। तो गंगा के दक्षिणी तट पर 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी, मुख्य रूप से इसका क्षेत्र जो है पटना, बाढ़, मोकामा के क्षेत्र में पड़ता है, यानी गंगा के दक्षिणी भाग में आते हैं। तो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है, यानी यहाँ का क्षेत्र जो है गंगा के यहाँ का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र ताल के नाम से जाना जाता है। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, उसको ताल के नाम से जाना जाता है और यह पटना, बाढ़, मोकामा के क्षेत्र में पाया जाता है। और इस मिट्टी में यानी ताल में उगने वाले जो महत्वपूर्ण फसल हैं वो हैं दलहन, तिलहन, गेहूं। तो दलहन, तिलहन और गेहूं की फसल किस क्षेत्र में अच्छी उपजती है? तो ताल के क्षेत्र में। और यह ताल का क्षेत्र पटना, बाढ़, मोकामा में, जो दक्षिणी बिहार के तट पर, गंगा के तट पर 8 से 10 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी के रूप में है। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। है कांप। कांप क्या है? तो यह कांप भागलपुर के क्षेत्र की मिट्टी को कांप के नाम से जाना जाता है। अभ्रक मूलक मिट्टी, ये भी आई है, देख लीजिए। अभ्रक मूलक मिट्टी नवादा जिला में। एक चीज और याद रखिएगा कि नवादा जिला के कुछ भाग की मिट्टियां जो है वो चमकती हुई प्रतीत होती है। तो ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 46वां में ही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जिले के कुछ क्षेत्र की मिट्टियां चमकती हुई प्रतीत होती है? तो नवादा जिला की मिट्टियां चमकती हुई प्रतीत होती है। और यह नवादा जिला की मिट्टी जो है वो अभ्रक मूलक मिट्टी है। नवादा जिला की मिट्टी अभ्रक मूलक मिट्टी है। फिर आते हैं भांबर क्षेत्र। तो भांबर क्षेत्र क्या होता है? पर्वत पादीय मिट्टी, जो कि चंपारण के उत्तर पश्चिम में है। इधर यहाँ का पर्वत पादीय मिट्टी, पर्वत पादीय मिट्टी उस मिट्टी को कहते हैं जो पर्वत के निचले भाग, पर्वत के पायदान वाले भाग यानी निचले भाग की मिट्टी है, उसको पर्वत पादीय मिट्टी कहते हैं। और यह पर्वत पादीय मिट्टी को ही भाबर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और यह चंपारण के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को पढ़े जिसको खादर के नाम से जानते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को पढ़े जिसको बांगर, अपोड, करेल, कवाल के नाम से जानते हैं, और दलदली मिट्टी को हम लोग तराई मिट्टी को पढ़े जिसको दलदली के नाम से जानते हैं, और फिर बलसुंदरी को पढ़े, उसके बाद बलथर को पढ़े और लेटेराइट को पढ़े, फिर बांगर को पढ़े, ताल को पढ़े, कांप, अभ्रक मूलक और भाबर क्षेत्र को पढ़े। तो स्पेशली बिहार के मिट्टी से जो संबंधित क्षेत्र हैं वो मुख्य रूप से इतने ही हैं और इन्हीं से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको एक बार आप लोग जो है कॉपी पर कलम से इसको एक बार बना लीजिएगा, चार्ट बना लीजिएगा और इसको एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। और इस मैप को भी ध्यान में रखिएगा ताकि आसानी से ये पता चल सके कि किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार के जलवायु के बारे में। तो चलिए आइए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।